आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी से, बहुत ही खुशमिजाज, एक्टिव। और वो एक्टिव क्या, मैं ओवर एक्टिव कहूँगी कि वो इतने एक्टिव हैं, इतना उनका इंटेलिजेंस है वैरायटी ऑफ चीजों में लाइफस्टाइल को लेकर के। तो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं रविंदर कौर मैडम जी, जो कि स्कूल्स में रहे हैं। 32 इयर्स की उनकी सर्विसेज है, वहां से रिटायर्ड हुए। अलॉन्ग विद दैट वो हमेशा से ही बच्चों के लिए एज ए लाइफ कोच रहे, काउंसलर रहे और गेम्स में बहुत एक्टिव रहे और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं उनकी जो एक उनके लाइफ का एक फ्रेग्रेंस है जो पेंटिंग्स है। तो हम पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं पहले, तो आप उनके बारे में धीरे धीरे लाइफ जर्नी स्टोरी भी आप उनकी जानेंगे। पेंटिंग्स में मैम जी आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैम सबसे पहले ये कि पेंटिंग्स कितने तरीके की होती है, आप थोड़ा सा ये बताएं। पेंटिंग्स जो हैं बहुत प्रकार की होती हैं, जिनमें से मेन मैं आपको बता रही हूँ। कैनवस होती है, फैब्रिक पेंटिंग होती है और वुड पे भी होती है पेंटिंग, प्लास्टिक पे भी हो जाती है, ग्लास पेंटिंग होती है। मेनी टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर हियर। बट ये जो मेन लोग जो आप मेन जनरली हम कर सकते हैं, वो जो मैंने अभी बताई कैनवस पे, जो कैनवस पे ज्यादा उसी को लोग पेंटिंग समझते हैं। हाँ। और ग्लास में मैम जैसे आप क्या 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 कहना चाहेंगे, प्लेन ग्लास लेते हैं, आप कैसे करते हैं? ग्लास जो होता है, कोई भी ग्लास होती है, आप जैसे बॉटल है, कोई भी आपके पास पीस ऑफ ग्लास है, कोई भी किसी भी कुछ भी थिकनेस है, बट पेंट उसके लिए एक स्पेशल जो पेंट्स होते हैं, पेंट्स ग्लास पेंट्स आते हैं, वो उसके साथ हम उस ग्लास पे करते हैं। उसकी जो है लुक लाइक जो है वो ग्लास पेंटिंग हो और बहुत नेचुरल होती है, बहुत बढ़िया। तो मैम पेंट्स भी, इसका मतलब ये है कि पेंट्स भी, तो पेंट्स कितने तरह के होते हैं? पेंट्स जो है एक्रेलिक जो पेंट्स हैं वो कैनवस पे चलते हैं, जो फैब्रिक पेंट्स हैं वो क्लॉथ पे चलते हैं, सूट्स वगैरह जो साइड्स वगैरह करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग भी उसमें आती है, ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है। और जो वुड है उसपे जो है ऑयल पेंट्स ज्यादा अच्छे चलते हैं। ऐसे मटेरियल के हिसाब से पेंट्स जो होते हैं। और एक आजकल तो प्लास्टिक पेंट्स चले हैं, जो कि हम किसी भी चीज के ऊपर डाल के उसको शेक कर देते हैं, तो मिक्स होके अपने अपनी डिजाइनिंग दे देते हैं, जैसे जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहेंगे कि अचानक से सभी। तो मैम जैसे साड़ियां भी होती हैं आजकल तो पेंट, और सूट्स भी हैं, तो उसमें हम कौन सा पेंट यूज करते हैं और मटेरियल क्या होना चाहिए? फैब्रिक पेंट ही होता है, आप कोई भी क्लॉथ हो वही यूज होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है उनकी भी क्वालिटी फर्क होती है। साड़ी के लिए जो पेंट्स हैं उनका अलग से टेक्सचर होता है, उनका अलग से वैरायटी होती है। जो कॉटन पे करते हैं उसकी सिंपल ऑयल्स होते हैं और फैब्रिक होते हैं। और जो हम जैसे कि सिल्क पे मैडम अगर करें, सिल्क साड़ी है, सूट है, तो उनके लिए स्पेशल जो है वो साइन करते हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, तो उसके लिए वो बहुत कॉस्टली होते हैं और उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, ब्लॉक्स के साथ भी करते हैं। उसके लिए लगाने के लिए मशीन्स बनती हैं, बोर्ड्स होते हैं, उनकी यूज करना पड़ता है। वो इसलिए लोग उसका जो एक्सपर्ट और टेक्निकल होती है वो ज्यादा यूज करते हैं, आम नॉर्मल में हम नहीं। लेकिन होंगी वो हैंड पेंटिंग ही होती है, हैंड से ही होती है, हैंड से होती है। तो उसमें मैम जो जैसे मिक्सिंग करेंगे अगर पेंट्स की जो करते हैं नए शेड क्रिएट करने के लिए, तो उसमें आप मिक्सिंग के लिए क्या ऐड करते हैं? कोई विशेष आइटम रहता है? फैब्रिक जो है उसमें तो जैसे पहले मीडियम होता था, आजकल तो बीच में ही सब कुछ मिक्सिंग आती है, कुछ भी आपको अलग से मिक्स करना नहीं। पहले था कि उसमें हर शेड्स आजकल अवेलेबल है, हर तरह का शेड्स अवेलेबल है, आप उसको मिक्स भी करेंगे तो उसमें कोई भी आपको डिफरेंट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। एक चीज मैं रिसेंटली मैंने और ऑब्जर्व करी थी, एग्जीबिशन में लगे थे प्रोडक्ट, उसमें एक फ्रेग्रेंस भी आ रही थी, खुशबू भी आ रही थी, भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा कि ये एग्जीबिशन में था कोई प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा मैडम हाँ, जब ये पेंटिंग होती है, हैंड पे जॉब करते हैं, तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि इत्र हो गए, तो रोज का इत्र है, खस का इत्र है, पर्टिकुलर कहते हैं कि उस टाइम पे वो या तो हम ऐड करते हैं या फिर पहले क्लॉथ के ऊपर स्प्रेड कर दिया। अगर हम पहले क्लॉथ पे लगा लेते हैं तो वो क्लॉथ के बीच में अब्सॉर्ब हो
जी, उसकी फ्रेगनेंस जो है आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग अगर हम उसी समय करने के बाद डालते हैं तो उसकी जो है कलर्स में जाती है, क्लोज तक नहीं, तो उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग वो हो सकता है कि 2-4 बार वॉश करके हाँ वो उसकी perfume आपने देखा कि आजकल रेडीमेड जो बेडशीट्स आ रही हैं जी वो भी परफ्यूम चाहती हैं। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि वो जब वीविंग करते हैं, वीविंग के टाइम में डालते हैं तो उसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग। तो मैम ये तो बात है, तो मैम बेडशीट्स की जैसे बात चली, तो बेडशीट्स में भी पेंटिंग होती है? बिल्कुल होती है जी। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं मैम आएगा कि जैसे कहते हैं कि भाई एलर्जी किसी तरह की किसी को हो जाएगा? फैब्रिक पेन से कोई भी नहीं आता, और क्योंकि उसमें कुछ ऐसा डालते हैं। अगर हम परफ्यूम डालते हैं जी उससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमें चेक करना है, क्योंकि परफ्यूम जो है किसी को कोई भी परफ्यूम एलर्जी करता है, किसी को कुछ कोई सूट करता है, डिफरेंट है, परफ्यूम के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सिंपल से कोई। और स्पेशली जब हम यूज करते हैं तो पहले वॉशिंग करते ही है कोई भी क्लॉथ है, वॉश करने के बाद ही जो परफ्यूम का जो इफेक्ट है जी वो कम्प्लीटली नहीं जाता, इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपने कुछ पेंटिंग बनानी है या कुछ भी बेडशीट खरीदनी है, परफ्यूम की कौन सी उसकी क्वालिटी है, तो उसकी जो है कौन सी आपको जैसे रोज है, जैस्मीन है, लेवेंडर है, इसमें से किसी से सो मैनी फ्रेगनेंस बट अगर कोई उसमें से आपको कौन सा एलर्जी करता है कोई नहीं करता, आप डॉक्टर से स्किन चेक करा सकते हो या खुद आपको पता है तो आप उसको अच्छा मैम, हम जैसे अपने हमारे जो बिजनेस है और कई बच्चे भी होंगे, यूथ होगा हमारा, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन देती हूँ कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं, जैसे अभी देखेंगे बच्चे आपकी वीडियो पूरी जितनी भी गैलरी है, गैलरी में फोटोग्राफ देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, तो उसमें आपकी वेराइटी है, वेराइटी में आपका जो है थ्रेड वर्क भी है, आपका एम्ब्रॉयडरी भी है, क्रॉस स्टिच भी है, उससे भी आपने किया है, एलिवेट किया है, और साथ में पेंटिंग्स है। तो पेंटिंग्स जो बेसिक जो थॉट आता है, मतलब उसके पीछे ऐसी क्या चीज है कि आप वो चीज बनाएंगे, तो वो जो एक फ्रेजाइल रहता है, क्या वो आपका थॉट रहता है, या आपको ड्रीम में कोई चीज दिखी, या आपको कहीं आपने देखी तो आपको उसने मोटिवेट किया, मतलब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आज मैंने ये पेंटिंग बनानी है और इस तरह की चीज बनानी है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आप जब पेंटिंग शुरू करते हैं जी, तो आपके पहले कैनवस को देखते हैं, फिर अपने माइंड में सोचते हैं कि इस साइज पे मैं क्या चीज बना सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर एक थॉट आता है, अपने मन में आता है कि आई कैन डू दिस एंड अकॉर्डिंग टू दी साइज, और ये बेटर बनेगा और ये अच्छा। फिर हम अगर उस हिसाब से बनाते हैं कैनवस की जो लेंथ वेट जो भी उसका साइज है, साइज अकॉर्डिंगली दैट्स बेटर देन विदाउट थिंकिंग। हम उसको ये है तो ये हमने हमारे मन में आया कि ये बनाना है, तो ये नहीं देखा कि साइज क्या क्या नहीं, उसके ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो फिट नहीं आता समटाइम्स, तो वो और लगता है। तो बनाने से पहले साइज को देखो, फिर अपनी इमेजिनेशन या आपका इंटरेस्ट जो बनाने का मूड है उसको देखो, और उसके अकॉर्डिंग। तो कभी कभी मैडम नेचर से भी आप प्रभावित होते हैं कि जैसे आज बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो क्या आप कभी कभी जो हमारे नेचर में जो घटित होता है उससे भी आप कभी प्रेरित होते हैं, तो उस सोचते हैं कि भाई हाँ आज ऐसा हो रहा है तो मैंने आज ये बनाया है? ऐसा भी कभी हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई अपनी पेंटिंग बनाई हो, कोई आपको याद हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय हम कौन से मौसम में बना रहे हैं, ये तो अगर तो हम प्रोफेशनल होते हैं तो हम अपने वर्क को लेके चलते हैं कि हमने डिसाइड कर दिया। अगर हम हॉबी की तौर पे बनाते हैं तो हम ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करते, जब हमारा मन होता है, हमें लगता है ये चीज जो है, समटाइम्स होता है कि हम नेचर को देखते हैं, उसको देखते लगता है, या किसी चीज को देखते हैं तो लगता है कि दिस लुक्स वेरी नाइस, आई कैन ड्रॉ, आई कैन मेक इट, तो वो मन बन जाता है। तो फिर हम अपना मूड बना के फटाफट से कैनवस उठाते हैं, कलर्स देखते हैं, तो सीन को याद करते हैं, देखते हैं, फिर कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ कॉपी करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ उसमें से अपनी एडिशन, अपनी इमेजिनेशन, अपनी इनोवेशन डालते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी में उसमें एडिशनल लगा के उसको फिर।
मैम इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं तो इनिशियली जैसे आपने कैनवस ली तो मटेरियल जैसे आपने माना आज कॉटन पे काम करना है या वुड वर्क पे काम करना है, पार्टिकल बोर्ड है या आपने गत्ता लेकर के ही उस पे करना है, तो उसमें जो प्रिपरेशन रहती है इनिशियल तो फर्स्ट स्टेप है, जैसे किसी बच्चे को माना उसको एक गत्ता मिल गया और उसने कहा भी मैंने इस पे कुछ बनाना है, तो उसको उस केस में उसे क्या करना होगा? सबसे पहले उसको वही साइज चेक करना है जी, मैंने क्या बनाना है जी, और उसके साइज से आपको वो गत्ता लेना है, जी, देखिए उसकी कटिंग करनी है प्रॉपरली, उसको शेप देना है जिस शेप में आप बनाना चाहते हो। जी, शेप देने के बाद उसके ऊपर जी, ड्रॉ करके उस चीज को देखना है, उसको बार बार ड्रॉ करो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि ये मैंने जो बनाना है ये सही बन गया, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट हो, तो फिर उसको बनाने के बाद उसकी आउटलाइनिंग करके फिर उसको जो आप पेंटिंग बनाएंगे वो खूबसूरत और आपके मन के पास होता है। बिल्कुल बहुत सही बोला। तो मैम जैसे आप हैं, आपने जैसे बताया, तो क्या आप हर पेंटिंग को पहले ड्रॉ करते हैं या कुछ जस्ट ऑन द स्पॉट ही ऐसे ही बनाते हैं, इमेजिनेशन में ही बनाते हैं? करती हूँ ड्रॉ जी, बट मोस्टली मैं जो पेंटिंग्स है वो अपने डायरेक्ट वे और उसको पहले कैनवस को देख के आइडिया बना के थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड डाल लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरे मन में आता है स्टार्टिंग करते करते आगे बढ़ाती जाती हूँ, जैसे बढ़ जाता है फिर मेरे को जब सेक्शन ओके जो मैंने जहाँ तक पहुंचना था पहुंच गया है तो मैं उसको फाइनल टच। मैम जैसे तो बेसिक क्या हम पहले कोई बेसिक कलर देते हैं, जैसे किसी गत्ते का है गत्ते का, तो उसमें हम पहले एक बेसिक कलर देंगे। कोई भी पेंटिंग बनाओगे आप जी, तो बेसिक कलर फैब्रिक को छोड़ के कौन से होंगे, किस तरह का कोई भी पेंटिंग बनाओगे जी, आप उसका पहले बेस बनाओ, बेस में आपको कौन सा कलर स्काई बनाना है तो स्काई कलर से पहले आप व्हाइट कलर से उसको पेंट करके उसकी बेस पेस्टल कलर मतलब हल्का कलर लेंगे, पेस्टल हल्का ले लो, व्हाइट ले लो, नहीं व्हाइट आपको उसका मूड नहीं है तो आप सारे कलर थोड़े थोड़े का उसका एक ड्रॉप लगा के फिर उनको मिक्स करके उसकी बैकग्राउंड बन जाएगी। और जब आपने ड्रॉप लगाने तो ये देखना है कि आपने स्काई बनाना है, आपने ग्रास बनाना है, आपने उसकी कौन सी चीज को क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो कलर वहां पे लगाइए ज्यादा ताकि उसकी लुक। तो हमने पहले एक कोई भी आइटम लिया, चाहे थ्रेड है, चाहे गत्ता है, चाहे कपड़ा है और ग्लास है, पहले हमने उसको बेस कलर दिया, नॉट क्लोथ को हम कलर नहीं देते, एज इट इज लेते हैं, उसको क्लॉथ में नहीं लेते, क्लॉथ में तो नीचे जो से आपका शेड है जी उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ग्लास है तो ग्लास में शेड हम बैकग्राउंड देंगे या नहीं? वो जरूरी नहीं होता, वो आपने उसकी लुक नेचुरल रखनी है तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं इसको मैंने कोई पूरे ग्लास कोई जैसे बैकग्राउंड बनानी देनी है तो आप पहले तैयारी करके फिर तब हम करेंगे। ग्लास के ऊपर मैडम आजकल कहा जाता है कि स्प्रे तरह तरह के अवेलेबल है, स्प्रे पेंटिंग भी आजकल बहुत जो है फेवरेट हो रही है स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमें इजी लगता है, ब्रश चलाना हमें मुश्किल लगता है और स्प्रे से हम अपनी क्रिएटिविटी और अगर स्प्रे हमारा थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है तो हम उसे इस तरह से करते हैं। और बच्चे जो है ज्यादा आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जा रहे हैं, तो मैडम आपकी पसंदीदा क्या है? शेप्स देना, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बनाना या नेचर फ्लावर एंड फौना उससे रिलेटेड बनाना, आपका पर्सनल या फिर इवेंट बेसिस पे आपका क्या अपना इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ऑफ मैं फ्लावर्स बोलते हैं, ओके, गार्डन हो गया, फ्लावर्स हो गए, स्काई हो गया, नेचुरल थिंग्स आई लाइक कि उसको ड्रॉ किया जाए, मून, सन, उसकी जो साइड्स हैं, कॉस्मिक बॉडीज जो नेचर से रिलेटेड और फ्लावर्स को थोड़ा सा उसमें एडिशन करना मैं पसंद करती हूँ। और मैं गर्ल्स जो है फिगर्स उनको बहुत लाइक करती हूँ और मैं गर्ल्स के ऊपर बुक पे तो बनाई है लेकिन अब पेंटिंग्स पे मैं स्टार्ट करने का इरादा बनाया और जब बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी और मैं स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी कि जो है, और वो आप देखोगे जिसे हम कहते हैं कि पोर्ट्रेट फॉर्म,
पोर्ट्रेट फॉर्म में कह लो जी, पोर्ट्रेट फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन लेडीज जो फिगर्स होती हैं फिगर बॉडी, और लेडीज की जो ड्यूरेटिस होती हैं, उनका पोजेस, उनके एक्शन, उनके जो है बड़े मूड्स क्यूट एंड स्विंग्स जो है, हाँ, बड़े क्यूट होते हैं। कोई डांसिंग में आ गया, कोई स्विंग कर रहा है, स्विंगिंग बैठ के झूले पे बैठा है, कोई माउंटेन पे बैठा है, तो लाइक दिस ये भी एक नेचर का पार्ट है, और उसमें पीपल भी हो तो थोड़ी रौनक आ जाती है। तो आई एम ट्राइंग नेक्स्ट। ग्रेट मैम, अब हमारी बात हो गई मेन जो है आर्टिस्ट, एज ए आर्टिस्ट जो है हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, और स्पेशली जो हमारा नया यूथ है इसमें आना चाहता है। अब मैं आपसे, आप तो स्पोर्ट जो आपकी बैकग्राउंड है, तो मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे, और फिर आप स्पोर्ट्स टीचर भी रहे, और कहाँ खेल कूद का मैदान, और कहाँ धमाचौल, और कहाँ पे जो है आप एक सीरियस कहा जाता है कि जैसे पेंटर्स के बारे में अक्सर कहा जाता है जो बड़े काम एंड कंसोलिडेट होते हैं, उसमें बहुत फोकस करना पड़ता है, और एक जगह फोकस बैठ के करना पड़ता है। तो ये धमा चौकड़ी से आप जो है पेंटिंग में जो कैसे आए, आपने अपना पेंट चलाना शुरू किया, ब्रश चलाना शुरू किया, ये चेंज ओवर आपका कैसे हुआ? मैं जब बचपन में थी जी, मैं अपनी स्टडी में बहुत और मैं स्टडी में बहुत इंटरेस्टेड थी। फिर जब भी हॉलीडेज होते थे, मेरे को कहीं बाहर जाना है, किसी से मिलना ज्यादा पसंद, मुझे एकांत पसंद, इसलिए मैं सारी अपनी हॉलीडेज घर पे रह के यूज करती थी। और मेरे फादर मुझे मैंने उनको अगर पेंटिंग के लिए और मेरे फादर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, मैंने जो भी कहा कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैंने पेंटिंग का सामान मांगा तो उन्होंने मुझे पेंटिंग का सामान ला के दिया, क्या करना है क्या नहीं करना कभी नहीं पूछा, जो भी करना करो, मैंने रूम चाहिए ये रूम आप दे दिया। और मेरे को मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने इसलिए पेंटिंग जो है मेरे फादर ने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए जब भी मांगे जैसे मांगे ला के दिया, मैंने उनको जैसे भी यूज किया, अपनी मर्जी से क्या कभी और कभी मनी के लिए नहीं कहा कि इतने पैसे तो ये। और वो जमाना भी था कि कभी कोई पेरेंट्स मुझे बेटी नहीं देते थे क्योंकि पैसे जो था बहुत कम होता था और खर्चे ज्यादा होते थे, बट हम भाई बहन भी बहुत थे। इवन देन उन वाक्यों का तो मुझे पापा माने न माने मुझे जरूर सुनते थे। और मुझे घर में सबसे बड़े थे, छोटी सबसे सेकंड। सैल्यूट टू आपके डैड को कि जिन्होंने अपनी बेटी की क्रिएटिविटी को और उसके इंटरेस्ट को उन्होंने कल्टीवेट होने दिया, उन्होंने उसे बढ़ावा दिया। मैंने कहा कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो उन्होंने बोला कि वो क्लोथ चाहिए वो भी ला देना, थ्रेड्स वगैरह नीडल्स मैंने जो भी खरीद लेना, मैं कहना जो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बाय कर ले। और मैंने अपने अकॉर्डिंगली करना, और जब मैंने बना के दिखाना तो कहना वेरी गुड बेटा, तुम बस पढ़ाई के साथ पढ़ाई में भी गुड करना है और इसमें भी। और मेरे हमेशा रिजल्ट अच्छे थे, वो बहुत कुछ होते थे, पढ़ाई करती है ना तो कुछ भी ले ले, कुछ भी कर ले, कुछ। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनकी अपब्रिंगिंग का कि उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया। इसी चीज को हम आजकल बहुत कमी फील करते हैं अपनी सोसाइटी में। जैसे अभी बहुत ही दुखद रहा कि जो कोलंबस स्कूल है वहां के एक बच्चे ने सुसाइड किया। 10th में बच्चा पढ़ता था, वो इतना ज्यादा प्रेशर में था बच्चा अपनी स्टडीज को लेकर के, मैथ्स में वो अच्छा नहीं था, और 10 दिन का सिर्फ टाइम उसके फादर ने उससे लिया था कि कोई बात नहीं बेटे, हम तेरा स्कूल चेंज कर देते। तो वो बच्चा जो है कहीं पे कमी रह गई कम्युनिकेशन की अपने पेरेंट्स से, और उस टीचर को भी उसने कहा कि मेरे को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो ऐसा मेरा मन आता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं ये बात आपसे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है आप टीचिंग में भी रहे बहुत लंबे समय तक, तो मैं उसमें भी आपके व्यूज जानूंगी, क्योंकि पेरेंट्स के बाद में सबसे पहले गुरु ही होते हैं, टीचर्स ही होते हैं बच्चों के क्लोज, जहाँ पे वो बात करना हिम्मत रखते हैं। तो मैम यहाँ मैं कहूंगी कि एज ए टीचर आपके समय में भी क्या ऐसा कोई वाकया आया कि किसी बच्चे ने अपने घर परिवार की समस्या या फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर समस्या या स्टडी को लेकर के कभी आपसे करा हो? आई एम सो लकी एज टीचर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मेरे बच्चे मेरे साथ हमेशा एज फ्रेंड, मेरे कलीग्स को बड़ी फील होता था, लेकिन मैं तो बोलते थे बच्चों के साथ इतना फील नहीं होना चाहिए। बट मेरा एक कसूर, मेरे अपने बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे, कोई भी बच्चा लाइफ में मेरे कोई मीनिंग नहीं रखता, कोई भी बच्चा किसी कहीं से भी मिला है
ही इज माय लाइक हमेशा मैंने उसको एज ए फ्रेंड, तो उसको मैंने बोला कि वी आर फ्रेंड्स, हेजिटेट नहीं कर। मेरी जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं आया कि किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम किया, और मेरे अगर कोई सोचता भी था, मैंने गर्ल्स स्कूल और एटीएम में भी पढ़ाया, पंजाब में पढ़ाया, मैंने 23 चंडीगढ़ में पढ़ाया जहाँ से मेरे रिटायर। सारे कहते थे कि 23 के बॉयज किसी के बस का रोड नहीं। तो इस एक चैलेंज के तौर पर मुझे वहां भेजा गया एज टीचर, फिजिकल टीचर। और उसके बाद कभी भी उस स्कूल में से कभी किसी बच्चे की कोई भी शिकायत नहीं एज स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्पोर्ट। और बच्चों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आई कांट एक्सपेक्ट, और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे बच्चे मेरी जान और बच्चे में जान। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो बच्चे 10 बार पूछते थे टीचर से, आज हमारे मैडम नहीं आए। जब मैंने स्कूल जाना पूछा, मैम आप ठीक थे, कल आप आए नहीं। मैंने बोला बेटा मुझे जरूरी काम था। ओके। तो मेरे छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े, मैंने +2 तक के भी बच्चे पढ़ाए हैं। मुझे कभी भी किसी बच्चे से कोई नाराजगी नहीं, और बच्चे हमेशा उन्होंने मेरे साथ पर्सनल भी डिस्कस किया है, अपने पेरेंट्स भी किए हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया है। तो हमेशा मैंने उनको ऐसे गाइड दिया कि वो खुश होकर बोलते हैं कि मैम इस वक्त उन्होंने हमेशा कहा कि मैम हमें आपकी हेल्प भी चाहिए, आई एम रेडी। तो उन्होंने कभी मुझे टीचर और एज मदर दोनों तरफ से देखा है। कभी कोई बच्चा नहीं, अगर मार्केट में भी कोई बच्चा मुझे देख लेता था, मैं एक स्कूल छोड़ के दूसरे में चली गई, तो बेटियां देख लेती थी तो माँ बाप का हाथ छुड़ा के भागती थी, माई टीचर, माई फिजिकल टीचर, माई रविंद्र टीचर। तो बोलते थे क्या ऐसा है कि मैं अभी आपको पेरेंट्स को छोड़ के भाग जाती हूँ, उन्होंने आके मुझे कुछ नहीं, इतना प्यार करते हो कि हमें छोड़ के आपके पास भाग गए। थोड़ा सा आप अपनी जो स्पोर्ट्स में आप कैसे आए और कैसे आप टीचर बने, सो फनी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रही, उस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर हम और पेंटिंग को लेके जाएंगे। मैं शुरू से ही बड़ी मेरे को एक ही एम था कि मुझे पढ़ना, तो उस समय लड़कियों को नहीं पढ़ा। तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग स्टडी की डिफरेंट प्लेसेस पे की, चंडीगढ़ की, थोड़ा टाइम जाना, मोस्टली टाइम में तलवाड़ा टाउनशिप में। और मैं वो थी साइंस स्टूडेंट्स, मैंने नॉन मेडिकल किया पहले 9th-10th में। +1 में मैंने नॉन मेडिकल रखा। और मेरी जो फ्रेंड्स जो स्पोर्ट्स की गर्ल्स थी वो वहां से एक एकेडमी में जलंधर शिफ्ट कर गई, तो मैं उनके साथ एज फन हाफ टाइम में जो ब्रेक होती है तो वैसे ही एज प्ले करने जाती थी, एक्चुअली एज हॉबी। तो वो चली गई तो स्पोर्ट्स टीचर नहीं आए, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल होता था गर्ल्स का, और एक कोई स्कूल नहीं होता जी। तो उन्होंने बोला कि आप स्पोर्ट्स में आ जाओ, बास्केटबॉल में आपको थोड़ा आता है, हमसे आप कर सकते हो जी। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे और मुझे शौक था कि मेरी साइंस छूट जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कंडीशन रख दी। मेरे प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने बोला कि शी इज वेरी गुड इन इसको मतलब एकेडमी ने आपको लेना चाहिए, स्कूल नहीं, तलवाड़ा टाउनशिप में सीनियर स्टडी हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के कहा बेटा अगर सर कह रहे हैं तो आप, मेरे पास साइंस आए, मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ी, मैं ट्यूशन प्रेफर नहीं करती, सेल्फ स्टडी नहीं। तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि मैं स्पोर्ट्स का, तो मैंने बिना बताए पेरेंट्स को स्टार्ट स्टडी के साथ। और उसके बाद मेरे ब्रदर को पता चला, नाराज हुआ, फिर मुझको मनाया, फिर मेरी कंटिन्यू होगी। मेरे मदर तो बहुत अगेंस्ट थे क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड जी। तो मेरे फादर को पता ही नहीं था कि मैं बास्केटबॉल बास्केट। मैं पहले तो मेरी मैडम थी वहाँ पे, बेटी मैडम, उन्होंने खो-खो में लगाया, एथलेटिक्स में लगाया, वो स्कूल लेवल तक था, लेकिन ये फिर को हायर लेवल पे लगा जी। जैसे ही मैंने बास्केटबॉल शुरू किया विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मैं फर्स्ट टाइम में उन्होंने मुझे कैप्टन निकल दिया, टीम बनाई और मैं स्टेट चैंपियन, बेस्ट प्लेयर। मतलब ये मेरी अचीवमेंट्स है, शायद किसी को भी नहीं पता। पंजाब स्टेट दिल्ली में, और मैं उसकी बेस्ट प्लेयर
स्कोरर जो है और बेस्ट प्लेयर जी। ये इवन मेरी जो लाइफ है मैंने कभी किसी से डिस्कस नहीं की, ये बहुत कम लोगों को पता होगी, मेरी फ्रेंड्स के सिवाय किसी को नहीं, और मेरे इवन पेरेंट्स को भी पता नहीं कि मैं इतनी चीज जानेंगे, देश विदेश में लोग जानेंगे, हमारा यही पर्पस है कि जो जब लोग मैंने लुके छुपे हैं उनको आगे लाना और एज ए मोटिवेशनल आइटम प्रेजेंट करना अपने यूथ को, और हमारे पेरेंट्स को भी पता चले ताकि वो अपने बच्चों को वैसे गाइड कर सके। तो कुछ ऐसे होता है लाइफ में, कुछ पाने के लिए कुछ जी। तो मेरे साइंस टीचर को जो केमिस्ट्री के थे उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि साइंस स्टूडेंट जो है वो स्पोर्ट्स में जाए, तो उन्होंने मुझे 1 साल में थोड़ा ब्रेक कराया। जी। तो मुझे एग्जाम में नहीं लगने दिया, मुझे रिलैक्स छोड़। फिर मैंने होम साइंस, अच्छा फिर आप होम साइंस हायर सेकेंडरी में चली गई। उसमें मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिए, बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट एड, नर्सिंग एंड बहुत सारी अचीवमेंट्स की, और मेरी बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास में मैंने अपना मतलब होम साइंस क्लियर किया। प्लस 1 हायर सेकेंडरी ओके तब हायर सेकेंडरी उसको जी। तो ये 1972 78 की बात, 78 79 ठीक। तो 78 में फिर मैंने पास आउट करके मैं आपको बड़ी एक फनी अपनी अचीवमेंट बता रही हूँ। तो मैं अपने फादर को बोला कि मेरे ब्रदर बोलते हैं नहीं पढ़ाना हम लड़कियों को नहीं। मेरी मदर तो पहले ही कुछ बोलती है, जब भी उन्होंने कुछ मेरे को ये भेजी नहीं, तो उनको कहता है कि पापा जाने ये जाने इनकी पढ़ाई का काम है ये। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मैंने होम साइंस की BSc, उसकी इंटरव्यू थी, हम लुधियाना इंटरव्यू देने के लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए। रास्ते में हमें मेरी फ्रेंड मिल गई स्पोर्ट्स की, उनसे मिलने के बाद मेरे कोच साहब थे जो बास्केटबॉल के इंटरनेशनल कोच थे जलंधर के, तो वो मिल गए। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि नीड्स को ट्रायल, क्योंकि मेरी नेशनल की सिलेक्शन हुई थी, मेरी मॉम ने किसी कारण नहीं जाने दिया मुझे, तो मेरा उस समय इंटरनेशनल का भी चांस था, तो मोपा को पता नहीं। तो सर के कहने पे मुझे ट्रायल देने के लिए उन्होंने बोला, मैंने मना किया कि नहीं मैंने तो होम साइंस करनी है, मैं स्पोर्ट्स में नहीं आना। तो सर कहते नहीं तू ट्रायल दे, मेरे पापा बोलते नहीं इसको ट्रायल दूंगा। ये हमारी विषय, ये इंटरनेशनल के लिए नहीं, ये स्पोर्ट्स विंग लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज में था। निकलते वो मिले, उन्होंने मुझे मेरे पापा को बोला, मेरे पापा को मुझे पता ही नहीं तेरे स्पोर्ट्स में दिया, और मेरे सिस्टर इतनी मान से क्या करते दे देगा। तो हमने एक शॉप खुलाई, वहां से शूज खरीदे, ट्रायल दिए, और मेरी सिलेक्शन, और मैं इतना रोई कि मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना, मुझे होम साइंस में जाना। तो मैं उसके बाद मेरी होम साइंस की इंटरव्यू रह रही थी, तो सबने जिससे भी मेरे पापा ने रिजल्ट किया, सब कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी आजकल ज्यादा चांसेस, ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं, और वो भी गर्ल के लिए, तो आप देख लो अगर मानती है तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो। मैंने अपने पापा को बहुत मनाया, नहीं मुझे होम साइंस करनी है। पापा कहते देख गॉड ने देख बीच में से इंटरप्ट किया, तुझे चांस दिया है, डोंट मिस इट। और मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स थी जो मेरे को छोड़ के चली गई थी एकेडमी में, वो भी वहीं थी। अच्छा। उन्होंने भी फिर मुझे कहा रविंदर नहीं रवि आ जा तू यहाँ, तो बस फिर मेरे पापा मुझे वहीं छोड़ दिया। इस तरह मैंने स्पोर्ट्स कैरियर शुरू किया। जी, शुरू तो पहले हो गया था, बट स्पोर्ट्स विंग में जाके आगे मुझे फिर आपने BA वहाँ से या BSc है जो BA की, क्योंकि उसमें साइंस सब्जेक्ट्स देते नहीं है कॉलेज में, तो क्योंकि RC लेना पड़ता है, क्योंकि गेम्स में बहुत टाइट, तो पूरी तरह से आप गेम्स में स्पोर्ट्स विंग में बहुत टाइट शेड्यूल होता है। मॉर्निंग 2.5 आवर्स, इवनिंग 2.5 आवर्स एंड क्लासेस ऑल्सो, सो इसलिए टाइम ही नहीं होता कि आप साइंस मतलब RC में अच्छे खासे से हार्ड वर्क, खिंचाई और डिसिप्लिन भी है ना, और ओबीडियंस रखनी पड़ी मुझे, डिसिप्लिन। तो इसके बाद फिर आपने फिर मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की, मैंने सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर में मेरे को चंडीगढ़ MCA वाले ले आए। मैम मेरे गए, बोलते हैं तू बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी प्यारी प्लेयर है, तो हमारे पास आ, हम सारी फैसिलिटी देंगे जो गवर्नमेंट मुझे यहाँ। तो मैं MCA MBA में शिफ्ट कर गई। वहाँ पे मैंने
बहुत अच्छी, मेरे टीचर्स ने मुझे इतना प्यार। तो डीएवी में आपने फिर क्या स्टडी किया? फाइनल अच्छा, फाइनल इधर से? ये फाइनल भी वो अच्छा। मेरे को इधर ले आए। अच्छा, ये फाइनल मैंने यहाँ किया। गेम्स भी करते रहे आप? गेम्स वही सेम स्पोर्ट्स विंग में लेके आए, स्पोर्ट्स विंग का बेस पे लेके आए। जी। और मेरी जो एमसीएम की अचीवमेंट और जो मेरा टीचर्स का, स्पोर्ट्स का और प्रिंसिपल का प्यार मिला, आई नेवर फॉरगेट। उन्होंने मुझे आसमान पे बिठा दिया, लेकिन मैं फिर भी उनको वो कहती थी नहीं, आई एम नथिंग। ऑल इंडिया खेलने गए, वहां पे मेरे चोट लगी। इवन देन वी गॉट सेकंड पोजीशन, एंड आई विल, मतलब नेशनल, जिसको कहते हैं जिद करना, जिद करके। वो डॉक्टर भी मना कर रहे थे, सब मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं खेलनी आई हूँ। कहाँ चोट लगी? पेट में एल्बो लग गई, मुझे ब्लड की वॉमिटिंग्स भी आई, हॉस्पिटल लेके गई, सब कुछ किया। इवन देन आया, मेरे को कहते थे बोल्ड गर्ल, हट जा। मैंने बोला नो मैम, लास्ट मैच खेल, उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फाइनल खेल, मैं फाइनल सेमी जब जीते तो फिर मैंने बहुत कहा कि नहीं, आई विल प्ले। और लास्ट में हम एक बार फिर से हारे, उसमें मेरी फिर तबीयत खराब हो गई। बट मेरे टीचर्स के मेरे पे इतना मान था, 10 साल तक मेरी सपोर्ट उन्होंने एमसीएम की सपोर्ट किया। और जब कभी भी मिलते थे कहते हैं। तो फिर टीचिंग में कैसे आ गए आप? इस फील्ड की टीचिंग में कैसे? फिर मैंने उसके बाद अपनी डीपीएड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया। उसके बाद मैंने ये स्पेशलाइजेशन एनआईएस बास्केटबॉल किया, वो कोच की पोस्ट होती है। तो फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे? गेम्स एंड स्पोर्ट्स, चंडीगढ़ में है? पटियाला। एनआईएस पटियाला है, जो महाराजा का महल, महाराजा वहीं उन्होंने बनाया है, उनकी एकेडमी। तो उनकी एकेडमी नहीं, उन्होंने उनको एकेडमी जो बहुत पुरानी है। तो वहां से फिर आपने कोच का जो है कोच का मैंने कोर्स किया। पर आफ्टर फिर मेरी मैरिज हो गई, मुझे एनआईएस के कोच की पोस्ट के लिए बुलाया गया, पर मेरी हस्बैंड नहीं माने क्योंकि पोस्टिंग उसमें मेरी दूर थी। तो फिर मैंने डीपीएड के लिए अप्लाई किया, और फिर मैंने डीपीएड की मेरी जो है ग्रेजुएशन और डीपीएड के बेस पे एज टीचर अपॉइंटमेंट हो गई। तो इस तरह कहाँ पे पढ़ने की पहली अपॉइंटमेंट मेरी जो थी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, एक विलेज में हुई थी। अच्छा, तो स्कूल विलेज में। उसके बाद मैंने फिर नंगल टाउनशिप में ट्रांसफर हुई, और मैंने 2-3 साल वहाँ गए। फिर मैंने विलेजेस स्कूल में ही ज्यादा वर्क किया है, आगामपुर किया है, कोटला किया है। फिर उसके बाद मेरी बेटी यहाँ आ गई, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैंने रेपुटेशन करवा के मैं चंडीगढ़ आ गई। फिर मैंने 18 मॉडल और 23 से आप रिटायर। तो मैम उसके बाद फिर आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड आफ्टर रिटायरमेंट किस साल में रिटायर्ड हुआ? मैं 2020। तो उसके बाद फिर आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ करना ठीक नहीं समझा, फिर आप पूरी तरह से इसमें आ गए, ड्राइंग पेंटिंग में। ड्यूरिंग जॉब टाइम हर साल नेशनल बच्चों को ट्रेन करती थी, और मैं एटलीस्ट 10 टाइम्स से भी ज्यादा बास्केटबॉल के साथ गई हूँ। हॉकी के बच्चों को नेशनल खिलाने लेके गई हूँ। उसके बावजूद में क्रिकेट के साथ भी मुझे भेजा गया, तो उसके साथ भी गई। इंटरनेशनल कभी गए? इंटरनेशनल मैंने एक बार जो स्कूल में टाइम मिस कर दिया, तो मिस हो गया। उसके बाद मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने बास्केटबॉल की नेशनल सीनियर नेशनल के लिए, उसके साथ में उसमें गोल्ड। कहाँ पे थे ये? कहाँ गए? ये जयपुर में हुए थे, जयपुर में थी। उससे पहले जलंधर में सिलेक्ट की थी। अब मैम बात करते हैं वापस की, ये जो पेंटिंग आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ? आप किससे मिले? आपको कोई मुलाकात याद है, या कोई किसी ने आपको कहा, ऐसा एडवाइस किया? तो पेंटिंग की दिशा में आप कैसे मुड़े स्पोर्ट्स से पेंटिंग टर्न? क्योंकि एज हॉबी बचपन में ही शुरू किया था, तो वो मेरे मन में था कि नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। आर्ट करना एक कला जो है बहुत जो है जरूरी है, और ये जरूरी नहीं कहा जा सकता कि एक जिसको कहते हैं शौक था। और मैं स्कूल में जैसे ब्रश, मैं ये कहूंगी कि बॉर्न विद द ब्रश
आपको स्किल जो है मालिक ने बॉर्न विद द हैंड स्किल्स वो ब्लेसिंग्स दी ही थी, है ना। इट वाज अ गॉड गिफ्ट कि जिसको आपने अपनी हॉबी में कन्वर्ट किया और फिर आज जैसे हम प्रोफेशनली आज पॉडकास्ट भी आपका कर रहे हैं, एग्जीबिशन भी होगी आगे, तो आप इस दिशा में मुड़े। तो कोई विशेष व्यक्ति जिसने जैसे मैं स्कूल में थी, हमारी मास्टर डे ड्यूटी लिखी थी, उसमें बोर्ड पे लिखना, उसको डेकोरेट करना, तो मैं वो डेकोरेट करती थी, उसके कुछ बना के उसको बनाती थी। और अगर मेरी ड्यूटी नहीं थी, दूसरों किसी की ड्यूटी में घुस के जाके वो उसका बोर्ड डेकोरेट करने लग जाती थी, वो भी आपको जिम्मेदारी मिल जाती थी। हाँ, वो फ्रेंड्स के जो है हम आपस में कर लेते थे, वो कहते थे चल कर दे आज मेरी ड्यूटी, चल डेकोरेट कर दे। कि आप पेंटिंग की तरफ सीरियसली कब से मुड़े, कैसे? उसके लिए गोल्डी मैडम हमारी आर्ट टीचर थी, मेरे साथ मेरे कलीग थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग। अच्छा, ये कुलीग रंगोली वगैरह बनाते थे। 23 फिर उसके बाद But she was not sports person, ये आर्ट्स टीचर है, तो मैं एज स्पोर्ट्स टीचर थी। जैसे ही मुझे देखते रहते थे कि ये बनाती रहती है, तो फील हैप्पी, तो इसलिए जो है तो हमारी अच्छी दोस्ती थी, हम आर्टिस्टिक फ्रेंड्स भी हैं। आर्ट जो है एक आदमी के बीच में, स्पोर्ट पर्सन और आर्ट वाले के बीच में जो जी मैडम जो है हेडमिस्ट्रेस बन गई। फिर मेरी रिटायरमेंट हो गई। रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही मेरे पास मैडम का फोन था, तो मैंने उनको फोन किया, कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए किया था कि आप हेड बन गए हो। तो शीशे की कभी स्कूल में आ जाए, मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर हम मिले, उसके बाद मेरे को पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैंने बोला फ्री हूँ, बोर होती हूँ, क्योंकि कहते आप बाहर से कब आए, लेकिन बाहर से तो मेरा बेटा बाहर रहता है, मेरे पास ले गई थी जब वापस आई रिटायरमेंट के बाद। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछा ये क्या करते हो, तो मैंने भी कह दिया कुछ भी नहीं। तो कहते कुछ तो करो, मैंने बोला क्या करूँ, कह रहे तेरा आर्ट्स में शौक है, तेरा किस में शौक है, क्या करना चाहती है ये बता, मेरे पास सब कुछ है। मैंने बोला उनके पास ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने बोला कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत मन है, मुझे पेंटिंग करनी है। कहते मोस्ट वेलकम, आप ऑर्गेनाइजेशन आके ज्वाइन करो और अपनी पेंटिंग को आप जैसे भी है। मैंने बोला तो बहुत साल छोड़े हो गए, कहते कोई बात नहीं है, आप जैसे भी है मन करता है उसको। बस उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, मैं गई, ज्वाइन किया, और फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग थे, प्रोफेशनल थे, मैं उनमें एक हॉबी पसंद थी, पर मैंने उनको देखे मुझे हॉबी ने मुझे रंग दिखा दिया, जिसको बोलते हैं, मुझे इन्वॉल्व कर दिया। उनके साथ काफी टाइम फिर आपने वहाँ पे कुछ सीखा, आपने नई चीजें बिल्कुल उनसे सीखा, सब कुछ सीखा, फिर आपने वहाँ सीखा। हाँ, मैं जो सब करते थे उनको देखती रहती थी, कहते देखो देखने से सब सीखते हैं। तो मैंने बोली मैम कहते सिखाना किसी ने नहीं, अपने आप सीखो, आपको आता है, आप सीखो, करते देखोगे आपको आ जाएगा। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं जिसको कहते हैं ना उसमें घुस गई और मैं जिससे नहीं बना रहा उसके पास जाके खड़े होकर देखना करना, अपना उठाना, उसको देख के थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया बना के फिर उनको दिखाना। कितना समय आपने उनके साथ हुआ ट्रेनिंग ली, और कितना समय आपने बताया ट्रेनिंग ली? मैंने उनके साथ लिया। कितने समय तक? 2 साल उनके साथ रही। जैसे हफ्ते में आप कितनी बार में जाते हैं? वो जैसे ही वर्कशॉप लिखती रहती थी जी, वर्कशॉप अटेंड करने जाती थी, वर्कशॉप अटेंड करती थी। फिर जो जैसे इवेंट होता था उसमें भी मैम कहते थे एग्जाम, तो मैं उसमें पूछ लेती थी, तो फिर मैं जाती थी, उसमें भी मैंने फिर बहुत कुछ सीखा, तो लोगों से मिली। 2 साल के बाद फिर आपने हिम्मत करी अपना करने की शुरुआत। उसके बाद मैंने बनाना शुरू तो आपकी फर्स्ट पेंटिंग क्या रही है, कौन सी बनी थी? मेरी फर्स्ट पेंटिंग फ्लावर्स पे, तो वो आपने किसी को गिफ्ट कर दी, वो अभी आपके पास नहीं है? चलिए बाद में हम क्लिक करेंगे। हाँ है, अभी भी है जी। तो इस तरह से अब आप आए, तो ये दोस्तों मैं गोल्डी मैम जिसके बारे में बात कर रही है मैडम, मैं भी उनसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थी, तब मैंने ये वी ग्रुप जो है वो चंडीगढ़ में एक वी ग्रुप चलता है, विमेन इन आर्ट एंड एस्थेटिक्स करके, बहुत ही प्यारा ग्रुप है, और उसमें और भी बहुत प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं हमारे, वंदना मैडम जी हैं। तो ये जो गोल्डी मैडम जी हैं आर्ट्स के, गोल्डी जी जो है वो बेसिकली एक दोस्तों स्कल्पचरिस्ट है। वो उनका वास्तव में कहते हैं कि उनके पास जो है
जादुई हाथ है उनके पास, वो जो है किसी भी लकड़ी के पीस को लेकर के या मिट्टी से जो है वो बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स बनाया करती हैं। उनसे भी हम कभी मुलाकात करेंगे दोस्तों। आपने पहले भी मेरी एक वीडियो देखी होगी यंग एट 80, जहाँ पे कि मैंने विनोद कपूर मैडम जो है उनकी जो पेंटिंग्स रखी थी। तो ये हमने बात चर्चा करी। मैडम अब इसमें आपका शेड्यूल क्या रहता है कि डेली आप कितना टाइम करीब पेंटिंग्स में लगाते हैं, जैसे घर का बाकी सारे काम है, तो आपने कैसा डिसाइड किया हुआ कि मैंने इतना टाइम पर डे मुझे लगाना ही है, तो कैसे आप चीजों को देखते हैं और करते हैं? मैं डेली तो नहीं करती क्योंकि मेरी हॉबीज भी बहुत ज्यादा है। कभी एम्ब्रॉयडरी, कभी निटिंग, कभी ऐसे जो रफ चीजें होती हैं, जो यूजलेस चीजें होती हैं, उनको चेंज करके उसकी जैसे बॉटल पे पेंट कर लेना, पेंटिंग में कुछ भी है उसमें पेंटिंग ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैडम का एक इको फ्रेंडली एटीट्यूड भी दिखाई देता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो बहुत ज्यादा, कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स को लेकर के वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में उसे चेंज कर देती हैं, चाहे वो शो पीस है या फ्लावर बास है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही खूबसूरत, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी कि जिसके इतने सारी फ्लेवर्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं, और आप देखिए बातों बातों में निकला, मैं ये मुझे मालूम था लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही थी, और देखिए मैडम से ही मैंने निकलवा लिया कि वो निटिंग भी करते हैं और आर्टिस्ट के साथ साथ वो बहुत ही सुंदर डिजाइन ड्रेसेस करते हैं और क्रोशिया भी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, बच्चों से बहुत रिलेट करते हैं, यूथ से बहुत रिलेट करते हैं। और मैडम इसमें मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि एक तो थोड़ा सा कि हमारे जो जैसे आपने बताया कि जैसा फैब्रिक है, एक्रेलिक पेंट्स है, ऑयल पेंट्स है, तो क्या आप वाटर पेंट्स भी यूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स में कहीं पर? मैं वाटर पेंट्स नहीं यूज करती। ओके, मैं दूसरे पेंट्स ही यूज करती हूँ, क्योंकि वाटर पेंट्स जो है वो बड़ी बेसिक और स्टार्टिंग में जी जब तक बचपन में तो वो ट्रेनिंग के लिए आप यूज करते हैं। इसमें मैम टाइप्स ऑफ ऑयल्स भी जैसा कहा जाता है कि ऑयल्स तो है ही है, तो उसके बाद कई इमल्शंस भी होते हैं, आजकल बड़े नए नए टर्म्स भी आ गए हैं, है ना, तो जैसे बिटुमिनस ऑयल भी हो गया ना, पेंट भी उनको कहा जाता है, और जो कई बार होता है कि जैसे पेंटिंग्स जो है वो फेड हो जाती है, ओवर द टाइम फेड हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाता है, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर किसी की रखी हुई है पुरानी पेंटिंग से तो क्या करना चाहिए? आजकल तो सीमेंट पेंट के नाम से भी आ रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं, एंटी कोरोसिव पेंट्स भी आ गए हैं, है ना, जो लोग कुछ जो स्टील की शीट्स के ऊपर करते हैं या एल्यूमिनियम शीट्स पे करते हैं, तो ताकि वो ओवर द टाइम जो है वो खराब नहीं हो, डिटेरियोरेट नहीं हो। इसी तरह से एज ए पेपर पर्सन, रिसर्चर इन पेपर, पल्प एंड पेपर साइंटिस्ट, तो मेरा जैसे कि रहा है कि पेंट्स के ऊपर, जो हमारे पेपर के ऊपर जो भी लिपि होती है अलग अलग तरह से, मैंने आपका देखा कि आपने एक पेंटिंग बनाई है, उसमें आपने लिखा स्माइल कोट किया हुआ है, तो आप कोटेशंस भी यूज करते हैं, कोट भी करते हैं, उनको राइट भी करते हैं। तो जो लिपि की बात होती है, तो मैंने इस पे बहुत स्टडी किया है, तो लिपि जो है कपड़ों के ऊपर जो पहले लिखी जाती थी, लोग बुनाई से ही लिख करके करा करते थे, और पेपर रहते थे, भोजपुर रहते थे, है ना, इस तरह जो भोजपत्र जिसे हम कहते हैं कि भोजपत्र के ऊपर लिखना और करना, तो इसमें मेरा भी काफी इंटरेस्ट रहा, और ओवर द ईयर्स जो है चीजें डिग्रेड हो जाती है, जैसे पेपर है, गत्ता है, या ये चीजें हम लेंगे, तो इसके लिए आप कुछ सजेशन यूथ को देंगे या आप प्रैक्टिस को यूज करते हो तो वो एक बताएंगे, और फिर हम आपका कोई स्पेशल कोट भी लेंगे साथ में, तो ये बताएंगे जी। कलर पेंट्स होते हैं, उनको लैमिनेट करवा लिया जाए, ओके, तो वो कलर्स जो सेफ है जी, क्योंकि ये ज्यादा खराब तो है डस्ट के कारण होते हैं, डस्ट से कलर को डस्ट से सेव कर लो तो कलर्स नहीं। सनलाइट भी इफेक्ट करेगी, अगर सनलाइट आप बाहर लगाते हो तो अगर उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी है, कोई ग्लास लगा है या उसके ऊपर आपने कोई प्रोटेक्शन लगाई है, तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मोबाइल पे आप प्रोटेक्शन लगा लेते हो तो उसकी स्क्रीन सेव हो जाती है, इसी तरह पेंटिंग कोई भी बनाई है उसके ऊपर आप कोई प्रोटेक्शन लगा देते हो, अंदर लगाते हो तो उसको बाहर लैमिनेशन वगैरह, बारिश भी है, हाँ, तो वो पेपर जो होता है लैमिनेटेड पेपर वो किसी चीज का जल्दी लैमिनेट पेपर लगाते हो तो कोई भी ना उसको सन से ज्यादा से ज्यादा क्रैक हो जाएगा, नया लगाना पड़ेगा, और वैसे उसको कोई इफेक्ट
जी। आजकल तो सेलो फिन की कोई जो स्पेशल शीट है, पेंट ऊपर से पेंट की वो भी होती है, तो ट्रांसपेरेंट पेंट, जैसे आपकी बहुत सोचिए, क्या ट्रांसपेरेंट पेंट आप यूज करते हैं कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पेंट कर दिया पिक्चर बनने के बाद या पेंटिंग बनने के बाद, ऐसा भी कुछ है? मैंने कभी नहीं किया जी लेकिन आजकल जो है लोग यूज कर रहे हैं। जी लिक्विड वैक्स टाइप होता है जी वाइट, उसके ऊपर एज प्रोटेक्शन जो है लगाया जी और ड्रॉप वाटर ड्रॉप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक मटेरियल ठीक लिक्विड होता है। और ये जो चीजें हैं इनको अगर हम सेफ रखते हैं, अंदर रखते हैं तो ज्यादा डस्ट से बचाना है। उसको थोड़ा हम वैसे भी ब्रश से साफ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो जो है कलर, जो मैं एक एडवाइस करूंगी बच्चों को, इस स्प्रे कलर यूज नहीं करते। उसमें जो ऑयल होता है दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो स्प्रे होगा तो इनहेल कर सकते हैं, नेचुरली उसमें इनहेल कर सकते हैं। जो ऑयल पड़ता है जी वो मोस्टली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी। और जब आप उसको स्प्रे करके देखो तो आपको उसकी स्मेल आएगी तो बच्चे इनहेल कर सकते हैं, तो वो हेल्थ हैजर्ड हाँ है। वो एज ए पॉइंट ऑफ हेल्थ हाँ। दैट्स नॉट गुड। ठीक हाँ वो यूज बहुत जगह हो जाती है, हम्म। लेडी की वो इजी भी है, उनसे बनाना इजी है, जी यूज बड़ी इजीली होते हैं। आप इसको वुड पे लगा लो, आप इसको प्लास्टिक पे लगा लो, ग्लास पे लगा लो, किसी चीज पे भी उससे आप स्प्रे करके बना सकते हैं। बट कलर इज नॉट यूजफुल। मतलब आपका कहना है कि ब्रश से ही करना हाँ। चाहिए, पेंट दूसरे ही यूज करने चाहिए। आप ब्रश के जरूरी नहीं है कि आप ब्रश से कर सकते हो। दो ब्रश so many type of things we can do with the fingers, with the hands के साथ कर सकते हो। कॉटन है, इवन पोटैटो लेके, कॉटन बड्स लेकर के, पोटैटो पीसीज लेकर के, जी बहुत सारी आइटम्स हैं जो स्क्रबर है उसके साथ, जो शीट निकलती है बबल्स वाली उसके साथ, लीफ नेचुरल लीफ लेके उसके साथ आप कर सकते हो। विदाउट ब्रश भी सो मेनी टाइप ऑफ पेंट्स एंड थिंग्स कि अगर ब्रश नहीं है तो उसके बिना भी हम यूज कर सकते आर्टिकल लेके स्पॉन्ज के थ्रू कर सकते हैं। ले सकते हैं। तो मैम लास्ट आप क्वेश्चन लेते हैं कि आप का जो लास्ट क्या बच्चों के लिए, यूथ के लिए स्पेशली क्या रहेगा उनके लाइफ में किसी भी तरह की क्रिएटिविटी को, पेंटिंग के या हैंड स्किल्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगी कि आप क्या सजेशन देंगे यूथ को। और दूसरा ये भी कि क्या आप ऑनलाइन हफ्ते में एक दिन या महीने में आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहेंगे, तो उस पे भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हो सकता है हमारे कई व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करें कि हम सीखना चाहते हैं, तो अब हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आजकल तो ऑनलाइन एक बहुत ही खूबसूरत मीडिया है, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या आप करना चाहेंगे या विचार करेंगे, उस पे आपका क्या रहेगा क्लासेस के लिए, मैं जानना चाहूंगी। ये सवाल लूंगी मैं आपसे जी। बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी जी, आर्ट इज अ कलरफुल लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में उदासी को दूर करना है, सबसे बेस्ट है आप कलर्स से और जो कलर्स हैं रेनबो कलर्स, हमारी लाइफ को आप रेनबो बना दीजिए, रेनबो बना पूरे के पूरे 7 कलर्स। लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स। लाइफ जो है हमेशा सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल एंड स्माइल एंड एंटरटेनिंग एंड फील हैप्पी। फील हैप्पी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप कलर्स से जरूर खेलिए, चाहे उसमें थोड़ा टाइम निकालिए, बट उसको एक अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए। और इसके साथ साथ जो नेचर है वो इसमें ही देखिए। हम किसी भी चीज को देखना चाहें कलर्स में देख सकते हैं, अपने आर्ट में देख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हमें जो चीज पसंद है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी खुशियों की जो है एक खजाना है ये। और पेंटिंग जो है, जो छोटे बच्चे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें पेंसिल से लेके जो ड्रॉ करना पहले सीखना है। उसकी ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, सिंपल ड्राइंग करते रहेंगे, आगे के आगे अपने आप सीख जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और ड्राइंग सीखने के बाद कलर्स से शुरू करिए, उसको कलर पेंसिल यूज करिए पहले। अगर आपको कलर्स का शौक है तो पेंट से पहले मत करिए, उसके सबसे स्टार्टिंग करनी है तो कलर पेंसिल से स्केच करें, और कलर पेंसिल जो आपके कैरॉन्स होते हैं उनसे कलर करके अपनी स्टार्टिंग करें। क्लासेस आई विल ट्राई माय बेस्ट।
and starts so. ठीक है मैम, तो लास्ट में हम आपका एक फेवरेट कोट लेंगे जो आप कोट बताना चाहें कम्युनिकेट करने के लिए अपने यूथ के साथ, अपने हमारे जो व्यूअर्स। Simple living, high thinking, hard work. If this is the motive of our life, then you will be successful, you are happy and you are great. And कभी किसी की नकल मत करो, किसी को ऊपर देके अपने आप को नीचे मत सोचो। जो आप हो वो आप हो। ऊपर को देख के, नीचे वालों को देख के ऊपर चलिए, सीढ़ी पकड़िए, ऊपर से नीचे नहीं आइए। सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे। नीचे तो उतरने का रास्ता है, डाउनफॉल का। चढ़ने का रास्ता तो ऊपर चलिए। तो ऊपर चढ़ना है तो नीचे से आप सीढ़ी को पकड़िए और उसको स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप हमेशा जिंदगी में खुश। बहुत खूबसूरत दोस्तों, तो आपने मैडम से सुना बहुत ही मोटिवेशनल कोट, बहुत ही उनके जीवन का मैं ये कहूंगी कि एक इसेंस है मैडम का, ये एक्सट्रैक्ट है जो मैसेज उन्होंने आपको दिया है। दोस्तों, इससे आज मैं यहाँ वाइंड अप करती हूँ कि एक खूबसूरत, एक हार्मनी, हैप्पी एंड होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए दोस्तों यू मस्ट प्ले विद कलर्स। आप किसी भी तरह से कलर्स को अपने जीवन में जरूर ले आइए, किसी भी तरीके से, चाहे वो डिजाइनिंग हो, पेंटिंग हो, क्रिएटिविटी हो, ड्राइंग हो, किसी भी फॉर्म में आप कलर्स को अपने चारों तरफ जरूर ढूंढिए, जरूर उनको मौका दीजिए कि कलर्स आपके जीवन के आसपास रहे और आपके जीवन को जीवंत बनाए रखे, कलरफुल बनाए। एक बात मैं जी ऐड करूंगी जी, कलर हमारी जिंदगी में सब जगह है, सब जगह ऑलरेडी सब जगह है, लेकिन उस कलर को निखारना हमारे हाथ में है। उसको निखारना कैसे? बहुत खूबसूरत दोस्तों, मैडम ने जैसे कहा कि जैसे हम देखते हैं कि अपने घर संसार में है, खाने में है, हर तरह घर संसार में, हर रिश्ते में, मतलब ये जो डिफरेंट रिश्ते हैं दोस्तों, ये भी एक अपने आप में एक कलर है। जीवन का एक कलर है कि हमारे पास डिफरेंट रिश्ते हैं। और जो कपड़े हैं, कपड़े हम पहनते हैं, वो भी एक कलर्स, वो तो है ही एक कलर्स है। उसके बाद में दुनिया की जो एक्टिविटीज हैं, दुनिया भर की जो एक्टिविटीज है, वो एक अपने आप में कलर है। तो दोस्तों ये देखिए कि आप कैसे, हमने देखा, जाना मैडम की लाइफ जर्नी के बारे में, एज ए चाइल्ड टू नाउ ए सीनियर सिटीजन, कैसे उनका लाइफ रहा, कैसे अप्स एंड डाउन्स लाइफ के रहे, और बहुत सारी बातें दोस्तों रहती हैं। जल्दी ही हम मैडम की जो लाइफ जर्नी स्टोरी की जो बुक आ रही है, उसके थ्रू आप हर चीज डिटेल में वहां पे आप पढ़ सकेंगे, जानेंगे। तो हमारा पर्पस दोस्तों यही रहता है इस तरह के पॉडकास्ट करने का, कि हमारे यूथ तक, हमारे बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन, हर स्टेटा लाइफ का जो है वो इन पॉडकास्ट से रूबरू हो और अपने आप को मोटिवेट करें। दोस्तों, कोई भी उम्र नहीं है कोई नया काम सीखने के लिए, कोई स्किल को प्राप्त करने के लिए, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बैरियर नहीं है। उम्र जो है वो बैरियर नहीं हो सकता कि किसी भी स्किल को हमारे सीखने के लिए। तो इस तरह से ये पॉडकास्ट दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं, और रविंदर मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना समय निकाला, हमें समय दिया, और इन्होंने अपनी सारे जो है, एक जगह मैंने इनको कहा था, रिक्वेस्ट करी थी, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप डिस्प्ले करें, मैं करना चाहती हूँ आपकी वीडियो। तो उन्होंने अपनी जो है आर्ट गैलरी में तो हमें मौका दिया, हमने विजिट किया, और जल्दी ही एग्जीबिशन भी लगाएंगे दोस्तों। वहां पे हमारी ऐसी ही और भी जो हमारी ग्रेट महिलाएं हैं जो आर्ट करती हैं, आर्ट एंड कल्चर में, तो हम उनकी जो है पेंटिंग्स को रखेंगे, और वो एग्जीबिशन आप तक जल्दी ही हम वीडियो पहुंचाएंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू वेरी मच, लव यू।